गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। बीएससी 6 सेमेस्टर फिजिक्स पेपर सेकंड एनालॉग एंड डिजिटल प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस के वो सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस साल आपके एग्जाम पेपर में आने वाले हैं। चलिए देखते हैं फिर वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम पेपर में रखे हुए मिलेंगे। कोई भी क्वेश्चन छोड़ना मत। ओके सर, मॉडल प्रैक्टिस पेपर 2025 का है, ठीक है, 6 सेम फिजिक्स पेपर 2। चलिए क्वेश्चन मैं फर्स्ट लेता हूँ। 0 डिग्री केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक पदार्थ होता है। ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है ना, ये बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है और देखना है। 0 डिग्री केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक पदार्थ होता है, हमेशा कुचालक की भांति बिहेव करता है। 0 डिग्री केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक आदर्श कुचालक की भांति बिहेव करता है। ऑप्शन देख लो कौन सा राइट है। ठीक है सर, डी नंबर पे टिक लगा दिया। ओके, अरे यार आराम से कवर कर लोगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये वाले। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सेकंड मेरे पास आता है। भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है। अर्धचालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। अच्छा ये बताओ, अर्धचालक की प्रतिरोधकता किस चीज़ पे डिपेंड करती है? ए नंबर है अर्धचालक के परमाणु क्रमांक पर, बी नंबर है अर्धचालक के आकार पर, सी नंबर है अर्धचालक के परमाणु क्रमांक तथा आकार पर, और अर्धचालक की लंबाई पर। तो यहाँ पर आपके दिमाग में कौन सा ऑप्शन आ रहा है कि सर ये वाला सही होना चाहिए? उसी पे टिक लगा दूंगा मैं। बताओ जरा, सोचो जरा, दिमाग लगाओ। मान लो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में, कैसे करोगे? सी नंबर पे टिक लगा दो। ठीक है, ओके ओके सर, लगा दिया, कोई बात नहीं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 है। भाई क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास। पी प्रकार के अर्धचालक में होते हैं, पी प्रकार यानी कि पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक कोटर होते हैं, अल्पसंख्यक आवेश वाहक ऋणात्मक आयन या इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे बोला जाता है। तो पी प्रकार के अर्धचालक में होते हैं कोई अल्पसंख्यक आवेश वाहक नहीं। वाह, ये तो जिंदा गलत है। स्थिर ऋणात्मक आयन, हाँ बिल्कुल सही है। बी नंबर पे क्या होते हैं? ऋणात्मक आयन होते हैं। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है हमें, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। जंक्शन डायोड पर लगाया गया अत्यधिक उच्च रिवर्स विभव एक प्रभाव उत्पन्न करेगा, उसे कहते हैं। जंक्शन डायोड पर लगाया गया अत्यधिक उच्च रिवर्स विभव एक प्रभाव उत्पन्न करेगा, उसे कहते हैं पंच थ्रो, परिपूर्णता, प्रसार, एवेलांस ब्रेकडाउन। एवेलांस ब्रेकडाउन बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो नाम भी सबसे अलग है, ठीक है, तो एवेलांस ब्रेकडाउन होता है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेता हूँ। ये बताएं जरा, क्वेश्चन नंबर 5 है। पीएन संधि के अग्रदिशक होने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, बी नंबर है उसका प्रतिरोध घट जाता है, संधि छोटा कर देता है, या विभव अवरोध बढ़ जाता है। सिंपल सी बात है, जैसे ही आप पीएन संधि डायोड को फॉरवर्ड वाइज करते हो उसका रेसिस्टेंस कम हो जाता है और धारा बड़ी आसानी से प्रवाहित होती है। ओम ने ये पहले बता रखा कि प्रतिरोध ज़्यादा करोगे धारा कम हो जाएगी, प्रतिरोध कम करोगे धारा कैसी हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। अब ज़रा मुझे ये बताओ, एक तार जो है ना, एक तार जो है वो 5 सेंटीमीटर का मान लिया मैंने, 5 सेंटीमीटर मोटा है, और एक तार जो है वो 2 सेंटीमीटर मोटा है। जल्दी बताओ किस तार में धारा ज़्यादा प्रवाहित होगी? 5 सेंटीमीटर मोटाई वाले तार में या 2 सेंटीमीटर मोटाई वाले तार में? बताओ बेटा, दिमाग लगाओ, कमेंट करो। ठीक है, पीएन संधि के अग्रदिशक होने पर उसका प्रतिरोध हमेशा क्या होता है? घट जाता है। बी पे आपने टिक लगा दिया। अरे भाई आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा स्पेशल है। पीएन संधि पर विभव अवरोध किसके कारण होता है? और इनके साथ में अपना मॉडल के कोई क्वेश्चन मत छोड़ना, प्रीवियस पेपर के कोई क्वेश्चन मत छोड़ना। प्रीवियस पेपर भी मैंने डाल रखा 2025 वाला, ठीक है। बीएससी 6 सेमेस्टर फिजिक्स पेपर सेकंड की प्लेलिस्ट में जाओ एमसीक्यू वाली में, और वहाँ जाके पेपर भी देख लो, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन उस पेपर से ही फंसेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है। पीएन संधि पर विभव अवरोध के कारण होता है बहुसंख्यक। पीएन संधि पर विभव अवरोध किसके कारण होता है? बहुसंख्यक वाहक के कारण, अल्पसंख्यक वाहक के कारण, दोनों बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों वाहक के कारण, या निश्चित दाता और ग्राही आयन के कारण। डी नंबर इज राइट, निश्चित दाता और ग्राही आयन के कारण। ओके अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। अग्रगामी और पश्चगामी बायस सिलिकॉन पीएन संधि में आवेश वाहकों की गति के लिए एक प्रमुख मंत्र है। मंत्र नहीं बेटे, तंत्र है, ठीक है। अरे यार तंत्र है, तंत्र, महामंत्र। अग्रगामी और पश्चगामी बायस सिलिकॉन पीएन संधि में आवेश वाहकों की गति के लिए प्रमुख तंत्र है। कौन सा राइट है बेटे? अग्रगामी बायस में वाहक, पश्चगामी बायस में प्रसार, गलत है। बी नंबर है अग्रगामी बायस में प्रसार, पश्चगामी बायस में वाहक इज द राइट ऑप्शन। बी नंबर पे टिक लगा दो। आगे पढ़ने की जरूरत है नहीं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। ओके अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 हमें कुछ दिखाई दे रहा है। हाँ सर दिख रहा है। पश्चगामी बायस पीएन संधि की धारिता
पश्चगामी बायस पीएन संधि की धारिता पश्चगामी बायस बढ़ने के साथ घटता जाता है। पश्चगामी बायस बढ़ने के साथ बढ़ता जाता है। केवल पश्चगामी संतृप्ति धारा पर निर्भर करता है। पीएन संधि को उच्च आवृत्तियों पर प्रभावी बनाता है। राइट ऑप्शन ए नंबर पे टिक लगाओ। पश्चगामी बायस बढ़ने के साथ क्या होता है, घटता जाता है। ओके, अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, जल्दी एक बार पढ़ लो, एक बार पढ़ लोगे समझ जाओगे, बिना समझे छोड़ना मत इस चीज़ को, ठीक है। टनल डायोड में इलेक्ट्रॉनों की पीएन संधि के माध्यम से मुख्य रूप से ट्यून किया जाता है क्योंकि अशुद्धता का स्तर कम होता है, उनमें उच्च ऊर्जा होती है, अवरोध विभव बहुत कम होता है, 6 परत अत्यंत पतली होती है। राइट ऑप्शन डी नंबर पर टिक लगाओ, 6 परत, ठीक है, अत्यंत पतली होती है। देखो एक बात तुम्हें बता दूं, अल्फ़ा का मान जो ट्रांजिस्टर के कोष्टेन होते हैं अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा का मान कम होता है लेकिन बीटा का जो मान होता है ना वो कितना होता है, 20 से 2200 के बीच होता है, ठीक है। ये सी नंबर पे टिक लगा दो। बीटा का मान बहुत ज़्यादा होता है, अल्फ़ा का मान थोड़ा कम होता है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 है, एक पी प्रकार का अर्धचालक होता है धनात्मक आवेशित, वैद्युत उदासीन, ऋणात्मक आवेशित या उपयुक्त सभी। क्या लग रहा है इसमें से, एक पी प्रकार का अर्धचालक कैसा होगा, धनात्मक आवेशित होगा, वैद्युत उदासीन होगा है भाई, या फिर तुम्हारे पास ऋणात्मक आवेशित या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे बी नंबर पे टिक लगाओ, वैद्युत उदासीन होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, शुद्ध अर्धचालक में नियंत्रित मात्रा में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, डोपिंग कहते हैं। डोपिंग मतलब यार डोपिंग इसको ना अपद्रव्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, सिलिकॉन की बैंड अंतराल ऊर्जा यानी कि सिलिकॉन का जो बैंड अंतराल ऊर्जा ईजी एनर्जी गैप होता है वो कितना होता है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच होता है। सी नंबर पे टिक लगा दो आप, चलिए लगा दिया, ठीक है। अच्छा ये बताओ क्वेश्चन नंबर 14 है, अपक्षय परत पर वैद्युत प्रतिरोध अधिक होता है क्योंकि, अपक्षय परत पर वैद्युत प्रतिरोध अधिक होता है क्योंकि इसके अंदर कोई बहुसंख्यक आवेश भाग तो होता नहीं है, ठीक है। इसके अंदर अधिक मात्रा में आवेश भाग होते हैं, इसमें आवेश भाग के रूप में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें होल आवेश भाग के रूप में होते हैं। जल्दी बताओ बेटे कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको। अपक्षय परत का वैद्युत प्रतिरोध अधिक होता है क्योंकि इसके अंदर आवेश वाहक नहीं होती। इसके अंदर आवेश वाहक का मतलब इसके अंदर बहुसंख्यक आवेश वाहक नहीं होते हैं लेकिन अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, ठीक है। पी क्षेत्र में ऋणात्मक आयन होते हैं और एन क्षेत्र में धनात्मक आयन होते हैं, और इन्हीं की वजह से क्या होता है कि बहुसंख्यक आवेश वाहक कोटर और बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन का विसरण रुक जाता है ना। ये पढ़ रखा ना आपने, जब पीएन संधि बनती है तब की बात बता रहा हूँ मैं ये। तो ए नंबर पे टिक लगा दो, इसके अंदर आवेश वाहक बहुसंख्यक आवेश वाहक नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, ट्रोयड के नियतांकों में संबंध होता है, ट्रोयड के नियतांकों में संबंध होता है म्यू इक्वल टू RP गुणा GM। राइट ऑप्शन डी पे टिक लगा दो, है ना। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, घबराओ मत, मैं आपके साथ हूँ, डरो मत, ठीक है। अच्छा जेनरल डायोड से हर साल 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान देना, जेनरल डायोड को मत छोड़ना बिल्कुल भी। जेनरल डायोड फॉरवर्ड वाइज में काम करता है या रिवर्स वाइज में काम करता है, वोल्टेज को कंट्रोल तो करता है लेकिन फॉरवर्ड वाइज में काम करता है या रिवर्स वाइज में। जनरल डायोड रिवर्स वाइज में काम करता है, ये ध्यान देना, तुम्हें हमेशा पेपर में आता है क्वेश्चन, कई बार पूछा गया। तो यहाँ पर तो आप डायरेक्ट मिला दो कि जेनरल भंजन होगा यदि अपद्रव्य की मात्रा क्या हो जाएगी, तुम्हारे पास अधिक हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, यानी कि जेनरल भंजन हो जाएगा। ओके अच्छा मैं आगे देखता हूँ, क्वेश्चन 17 है हमारा, जल्दी बताओ कि डिश धारा का कार्य होता है, डिश धारा का क्या कार्य होता है, डिश धारा और डिशकारी का क्या कार्य होता है। डिशकारी यानी कि रेक्टिफायर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ये हमेशा एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। आप जब भी कोई चार्जर खोल के देखोगे तो 2 एक साथ लगे हुए होते हैं डायोड, और ठीक है 2 डायोड एक साथ लगे हुए होते हैं, वही क्या करते हैं, डिशकारी का काम करते हैं जो एसी को डीसी। अरे हमारा मोबाइल का चार्जर है, मोबाइल में कौन सा करंट आता है भाई, एसी करंट आता है। कौन सा करंट बाहर निकालता है, डीसी बाहर निकालता है। अब ये जो अंदर प्रोसेस चल रही है ना एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की, ये रेक्टिफायर तो करते हैं यार। तो यहाँ पे आप डर लगा दोगे एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ये यही तो क्वालिटी है इनके अंदर, रेक्टिफायर के अंदर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 18 है, एक अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है धनात्मक ऋणात्मक, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं, तो ये होता है हमेशा ऋणात्मक, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना है। ओके 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 अच्छा चलो मैं आगे बढ़ाता हूँ। एक पीएन संधि में होल्स का विसरण होता है, होल्स का विसरण जो होता है ना पीएन संधि डायोड में हमेशा पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर होता है जब वो फॉरवर्ड वाइज होता है, और अगर बैकवर्ड वाइज कर दिया आपने, रिवर्स वाइज कर दिया तो उसकी डायरेक्शन जो है वो पी से एन क्षेत्र की ओर हो जाती है। लेकिन हम फॉरवर्ड वाइज की ज़्यादा बात करेंगे तभी धारा प्रवाहित होगी, वरना धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो पी से एन की ओर होता है, ठीक है। ओके ओके ओके
अच्छा ये बताओ, अब 6 परत की मोटाई कोटि होती है 10⁻⁻6 मीटर, यानी कि माइक्रोमीटर में होती है। 10⁻⁻ लगभग 10⁻⁻6 मीटर मतलब माइक्रोमीटर होती है। तो यहाँ पर आप ए नंबर पर टिक लगा दोगे माइक्रोन में, है ना। तो ऐसे ऐसे सिंपल से क्वेश्चन आपसे पूछेगा जिनका आंसर आप बड़ी आसानी से दे दोगे, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। ओके ओके। अच्छा क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, पी प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक वाहक होते हैं, अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। पी प्रकार के अर्धचालक में यानी कि अल्पसंख्यक आवेश वाहक कौन से होते हैं? हमेशा इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना, अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। आयन की जगह वो अगर ऋणात्मक आयन देता तो हम ऋणात्मक आयन कर देते हैं ना। ओके। अच्छा क्वेश्चन नंबर 22 है, एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। भाई बिल्कुल सही ऑप्शन है। ओके। क्वेश्चन नंबर 23 है, फर्मी ऊर्जा है। फर्मी ऊर्जा क्या होती है? यानी कि EF क्या है? फर्मी एनर्जी हो गई इक्वल टू EC प्लस EB अपॉन 2। EC होता है चालन, EC मतलब क्या है? यानी कि EC का मतलब होता है चालन बैंड की ऊर्जा, और EB का मतलब होता है बैलेंस बैंड की ऊर्जा, यानी कि संयोजी बैंड की ऊर्जा। तो EC प्लस EB अपॉन 2। तो यहाँ पे ऑप्शन लगा दो, ए नंबर इज राइट ऑप्शन है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 24 है, गतिशीलता अधिक होती है किसकी? इलेक्ट्रॉनों की, होल्स की, दोनों की समान होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता हमेशा ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो होल की तुलना में हल्के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ए नंबर पर टिक लगा दो इलेक्ट्रॉनों की। अच्छा क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता होल से अधिक होती है क्योंकि देखो आ गया, आप जो मैंने बोला थोड़ी देर पहले, ठीक है, उस पर आप डिस्कस करो। जब मैंने एक्सप्लेनेशन दी आपको कि भैया इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वो होल्स की अकॉर्डिंग ज़्यादा होती है, उसके अकॉर्डिंग चेक कर लो कौन सा ऑप्शन सही होगा। होल से हल्के होते हैं, बिल्कुल राइट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता होल से अधिक है क्योंकि होल्स जो होते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो होल से हल्के होते हैं। तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 हम डायरेक्ट देख लेते हैं। ये बताओ बेटे कि एक ट्रांजिस्टर परिपथ को माना जाता है एक ध्रुवीय नेटवर्क, द्विध्रुवीय नेटवर्क, त्रिध्रुवीय नेटवर्क, चतुर्ध्रुवीय नेटवर्क। तो बीजेटी का नाम सुना आपने? बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बीजेटी, बीजेपी नहीं भाई, बीजेपी समझो, बीजेटी बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो कैसे होते हैं? देखो बाईपोलर द्विध्रुवीय नेटवर्क होता है, ठीक है, बीजेटी। ओके। एक FET आगे पढ़ेंगे FET के बारे में भी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अच्छा H पैरामीटर कैसे परिपथ के लिए यूज़ करते हो? देखो H पैरामीटर से हर साल क्वेश्चन पूछता है। एक बात मैं आपको बता दूं, H पैरामीटर के बारे में ध्यान देना। एक तो मेरे पास H11 होगा, एक मेरे पास H12 होगा, एक मेरे पास H21 होगा, एक मेरे पास H22 होगा। ये लाइन पे ध्यान देना, ये जो होता है ना वो इनपुट शो करता है, ये जो होता है वो आउटपुट शो करता है, 12 जो होता है वो रिवर्स शो करता है, और जो ये होता है ना 21 वो फॉरवर्ड शो करता है। तो इसको आप HS भी बोल सकते हो, इसको आप HI भी बोल सकते हो, इसको आप H आउटपुट भी बोल सकते हो, इसको आप HR भी बोल सकते हो, ठीक है, HR भी बोल सकते हो। तो ध्यान देना इस चीज़ पे। ओके, ये साइड में कहीं लिख लो, नोट कर लो, ये काम की चीज़ है आपके बहुत ज़्यादा। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो H पैरामीटर कैसे परिपथ के लिए यूज़ होता है? 2 पोल नेटवर्क के लिए H पैरामीटर का यूज़ होता है। अच्छा क्वेश्चन 27 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक अर्धचालक की कुल चालकता सिग्मा बराबर सिग्मा n प्लस सिग्मा v, ये मैंने प्रूफ भी करवा रखी है, ठीक है, थ्योरी में। तो यहाँ पर ए नंबर पर टिक लगा दो, n म्यू n प्लस p म्यू p, ठीक है। बाकी आगे देखने की हमें ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन 27 भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये आ गया तुम्हारे पास H यानी कि पैरामीटर्स H12 संकेत है निवेशी प्रतिबाधा का, उत्क्रम विभव लाभ का, या अग्रधारा लाभ का, या निर्गत प्रवेश्यता का। देखो H12 जो है ना, H12 मैंने क्या बोला, रिवर्स शो करता है। 12 जो होता है ये H12 मेरे ख्याल से यहाँ पे ये बी नंबर पर टिक लगाओ, बी नंबर इज राइट ऑप्शन होगा इसका। अच्छा क्वेश्चन नंबर 29 है, निर्गत प्रवेश्यता को निरूपित करते हैं। देखो यह है HO मतलब आउटपुट। तो इनपुट शो करता है H11, और H जो HO है ना, ये H आउटपुट जो है ये H22 होता है। तो ये हमेशा निर्गत प्रवेश्यता को शो करता है, यानी कि प्रवेश्यता मतलब होता है आउटपुट प्रतिबाधा बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे ध्यान नहीं रहा यार। चलो आगे देखते हैं, चीज़ को छोड़ो। ओके सर, आगे बढ़ाता हूँ मैं, आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये तो तुम समझ गए, निर्गत प्रवेश्यता को निरूपित करते हैं HO से, H आउटपुट से। अच्छा आ गया हमारा, देखो ये आ गया, हाइब्रिड पैरामीटर HF होता है अग्रगामी धारा निष्पत्ति, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बोला, HF को बोलते हैं फॉरवर्ड, अग्रगामी, आराम से समझ जाओगे। यानी कि H11 बराबर H इनपुट के बराबर होता है, H22 H आउटपुट के बराबर होता है, और H12 H रिवर्स के बराबर होता है,
और H21 H फॉरवर्ड के बराबर होता है, HF के बराबर होता है, जो मैंने बताया ऊपर, नोट कर लेना उस चीज़ को। तो ये जो HF होता है वो अग्रगामी धारा निष्पत्ति को शो करता है, ठीक है। यहाँ पर H प्रचाल ज्ञात करते हैं ट्रांजिस्टर के प्रत्यवर्ती परिपथ से, ठीक है, ट्रांजिस्टर के प्रत्यवर्ती परिपथ से। अच्छा ये आ गया, देखो H इनपुट 2 की इकाई सेम होती है, 2 की इकाई सेम नहीं होती। जैसे देखो H इनपुट और H आउटपुट की इकाई सेम होंगी। H इनपुट की इकाई होती है महो, ठीक है, H आउटपुट की इकाई होती है महो, इन दोनों की इकाइयाँ सेम होंगी, बाकी 2 की इकाइयाँ नहीं होंगी। एक HF और HR की इकाई नहीं होती है, ध्यान देना आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखो HR की इकाई है, HR की कोई इकाई नहीं होती, HF की कोई इकाई है तो HF की भी कोई इकाई नहीं होती है। ये लाइन पे ध्यान देना, HF की भी कोई इकाई नहीं होती है, ठीक है। चलिए, तो HR और HF यानी कि H रिवर्स और H फॉरवर्ड इन दोनों की इकाई नहीं होती, बट H इनपुट और H आउटपुट दोनों की इकाइयाँ होती हैं महो। सही है सर, आगे बढ़ा दो आप। क्वेश्चन नंबर 37 से देखो, इनमें से एक क्वेश्चन पिछले साल पेपर में आया हुआ, सन्निकटनों का उपयोग करने के पश्चात HFE तथा HFB के बीच संबंध होता है। यहाँ पे C नंबर पे टिक लगाओ, माइनस के HFB अपॉन 1 प्लस के HFB। अच्छा, HFB तथा HFB के बीच संबंध होता है, B नंबर पे टिक लगा दो, माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस HFB, ठीक है। यहाँ पे सन्निकटनों का उपयोग करके है और यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली है, तो माइनस के 1 अपॉन H प्लस HFB। ओके, आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 38 है, लघुपथित परिपथ का क्या तात्पर्य है। देखो, लघुपथित परिपथ तभी होगा जब वोल्टेज का मान कितना कर दोगे आप, 0 कर दोगे, तो यहाँ पे V का मान 0 कर दोगे, परिपथ शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या, कि वोल्टेज को 0 करना, वो शॉर्ट सर्किट बोलते हैं उसको। चलिए आगे देखता होगा। अब देखो ये बाई प्रचाल आ गए हमारे, बाई प्रचाल भी सेम टू सेम वैसे ही होते हैं। जैसे ये देखो, बाई अगर मैं लिखूं तो बाई 1 होता है मेरा, क्या बन गया ये, बाई 1 बराबर होता है किसके, बाई इनपुट के, और बाई 1 जो होता है ना वो बराबर होता है बाई F के, और जो बाई, ठीक है, जो बाई मेरे पास आता है ना 21 वो बराबर होता है, यानी कि जो बाई 1 है, एक मिनट रुको, जो बाई 1 है वो बाई R के बराबर होता है रिवर्स के, और जो बाई 21 होता है ना वो बराबर होता है बाई F के बराबर होता है, और जो बाई 22 होता है वो बराबर होता है किसके, बाई आउटपुट के, ठीक है, ये ध्यान देना। तो बाई 1 बाई I के बराबर होता है, बाई 1 बाई R के बराबर होता है रिवर्स के, बाई 21 बाई F के, और बाई 22 बाई आउटपुट के बराबर होता है, ठीक है। ये लाइन पे ध्यान देना, और सबकी इकाइयाँ सेम होती हैं महो, सबके मात्रक कैसे होते हैं, सेम होते हैं महो, ठीक है। ओके सर, हटाते हैं इसको, ये लाइन पे ध्यान देना, नोट कर लेना इस चीज़ को। ओके, थ्योरी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा तुम्हारे। बाई प्रचालों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। ओके सर। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन 41 है, बाई प्रचालों में हम ट्रांजिस्टर परिपथ का विश्लेषण करते हैं, प्रत्यावर्ती रूप में, दिष्ट रूप में, A और B दोनों या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे B नंबर पर टिक लगा दो, प्रत्यावर्ती रूप में, ठीक है सर, लगा दिया। अच्छा, आगे क्वेश्चन 42 हमें देखने मिल रहा है, बाई प्रचालों की बीमाएँ होती हैं। तो बाई प्रचालों की बीमाएँ सबकी, मैंने क्या बोला, सबकी बीमाएँ महो होती हैं, सेम होती हैं। यहाँ पे आप B समान लगा दो, ठीक है। बाई प्रचालों की इकाई होती है, तो यार बाई प्रचालों की इकाई मैंने क्या बोला, महो होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, बाई प्रचालों को कहते हैं लघुपथित प्रचाल, बिल्कुल सही है, शॉर्ट सर्किट पैरामीटर्स बोलते हैं इनको हम। क्वेश्चन 45 है, ध्यान देना। देखो, बाई 1 को हम कैसे शो करते हैं, बाई R से, बाई 21 को कैसे शो करते हैं हम, बाई F से, ठीक है। ये यार बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, मैंने ये बड़ी आसानी से बता दिया आपको। ऐसे ही यहाँ पे बाई 1 को शो करते हैं बाई I से, बाई 1 को शो करते हैं बाई आउटपुट से। ओके ओके सर, ओके। तो ये साइड में नोट कर ले करो ऐसी चीज़ें, क्योंकि इनसे हर साल 4 से 5 क्वेश्चन पूछेगा, ये यूनिट 3rd का है, ठीक है। ओके सर, ओके, आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 47 है हमारा, क्वेश्चन 47 है, क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं, जल्दी बताओ। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, ड्रोन होती है एक, और एक कौन सा होता है, गेट होता है, सोर्स होता है, तो मतलब यहाँ पे एक 3 लगा दो, ठीक है। ओके ओके। अच्छा, एक JFET के 3 सिरे होते हैं, तो JFET पूछ ले या FET पूछ ले, बात एक ही है। कौन कौन से होते हैं, एक JFET के 3 सिरे होते हैं, एक एमीटर, बेस, कलेक्टर, कैथोड, एनोड, ग्रिड, सोर्स, गेट, ड्रेन, इनमें से कोई नहीं। C नंबर इधर राइट ऑप्शन है। एक तो सोर्स होता है S, एक गेट होता है, एक ड्रेन होता है, तो C पे टिक लगाओ, राइट, ठीक है। ओके। अच्छा, मॉसफेट को कहा जाता है, मॉसफेट को आप क्या कहोगे, जल्दी बताओ। अनेक गेट कहोगे, खुला गेट कहोगे, इंसुलेटेड गेट कहोगे, बंद गेट कहोगे, इसको आप इंसुलेटेड गेट भी कहते हो, यानी कि IGFET बोलते हैं, इसका नाम ये भी आता है, यानी कि मॉसफेट का एक नाम होता है IGFET। तो इंसुलेटेड गेट
फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे आप ई पे टिक लगा, सी पे टिक लगा दो। लगा दिया सर। क्वेश्चन 50 है हमारा, एक JFET कार्य कर सकता है केवल डिप्लीशन अवस्था में, केवल इन्हेंसमेंट अवस्था में, डिप्लीशन के साथ साथ इन्हेंसमेंट अवस्था में, ना तो इन्हेंस अवस्था ना ही डिप्लीशन अवस्था में। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ए नंबर, केवल डिप्लीशन अवस्था में। ठीक है, ओके ओके। एक मॉसफेट मेटल ऑक्साइड, ठीक है, सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ओके। एक मॉसफेट किस में कार्य कर सकता है? केवल डिप्लीशन अवस्था में, केवल इन्हेंसमेंट अवस्था में, डिप्लीशन के साथ साथ इन्हेंसमेंट अवस्था में। सी नंबर पे टिक लगा दो। ठीक है, डिप्लीशन के साथ साथ इन्हेंसमेंट अवस्था में ये काम कर सकता है। ओके भाई, गर्मी बहुत पड़ रही है, बड़ा पसीना आ रहा है यार। क्वेश्चन नंबर 52 है, मॉसफेट किस में कार्य कर सकता है? जल्दी बताओ, मॉसफेट किस में कार्य कर सकता है? जल्दी बताओ बेटा, मॉसफेट किस में कार्य कर सकता है? केवल डिप्लीशन अवस्था में है भैया? यार ऊपर वाला सही है, केवल में एक मॉसफेट किस में कार्य कर सकता है? दोनों क्वेश्चन सेम है यार, ये तभी तो कह रही हूँ कि दोनों क्वेश्चन चेंज कैसे हो गए। सी नंबर इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 53 है हमारा, ध्यान देना, एक JFET के चैनल में दोनों अक्षय क्षेत्र व्यवहार करते हैं, धारा नियंत्रक, वोल्टेज नियंत्रक की तरह, प्रतिरोध नियंत्रक की तरह, या उपरोक्त सभी। सी नंबर पर टिक लगा दो, प्रतिरोध नियंत्रक की तरह। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन 54 हमारा आ गया है, तुम्हें ध्यान देना है कि N चैनल JFET की फुल फॉर्म बताओ पहले, जल्दी बताओ। यानी कि JFET की फुल फॉर्म क्या है? जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, बिल्कुल राइट बताइए आपने। अरे आप महान हो, आपके जैसा कोई नहीं। ठीक है, तो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का प्रतीक क्या है? जल्दी बताओ, देख के बताओ से करके। तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ नहीं मिलता। तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ नहीं मिलता। सुना है मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ नहीं मिलता। क्यों, बात सही है नहीं? चलिए आगे देखते हैं। N चैनल JFET का प्रतीक है, सी नंबर पे टिक लगा दो। सी नंबर इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ये N चैनल JFET का प्रतीक होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 55 है, दिया गया चित्र है किस चीज़ का है? N चैनल JFET का, P चैनल JFET का, या NPN ट्रांजिस्टर का, या PNP ट्रांजिस्टर का? बेटा ये जो है ना, करंट बाहर को आ रहा है तो उसका मतलब है B पे, अंदर को जाता तो N चैनल JFET का होता, बाहर को आ रहा है तो ये बेटे किसका? P चैनल JFET का। ठीक है, होगा। ओके ओके। ऐसा FET के सही संबंध है, यहाँ पे ध्यान देना, ये क्वेश्चन पिछले साल एग्जाम पेपर में पूछ लिया गया है कि फैट के सही संबंध है। फैट के सही संबंध है कौन सा बेटा? ए नंबर पे टिक लगा दो, म्यू बराबर RD गुणा GM। ये क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में भी लिखवा दिया है। अच्छा, क्वेश्चन 17 है हमारा, वो क्वेश्चन 57 है हमारा, जब एक J फैट को पिंच ऑफ विभव से ऊपर संचालित किया जाता है तो इसका ड्रेन धारा स्थिर हो जाता है। डायरेक्ट बी पे टिक लगाओ, कैसा हो जाता है? स्थिर हो जाता है। ठीक है, ओके। अच्छा, क्वेश्चन 58 आ गया हमारा, क्वेश्चन 58 हमारा आ गया, J फैट के नुकसान है कम इनपुट प्रतिबाधा का होना, अधिक आउटपुट प्रतिबाधा का होना, छोटे लब्धि बैंड चौड़ाई वाला गुणांक, या सकारात्मक तापमान गुणांक रखने वाला। तो J फैट के नुकसान है ए नंबर, इसके ना इनपुट रेसिस्टेंस बहुत कम होता है। जो इनपुट एम्पीडेंस होता है ना, हाँ, प्रतिबाधा को इंग्लिश में एम्पीडेंस बोलते हैं, तो इसका जो इनपुट प्रतिबाधा होती है ना वो बड़ी कम होती है। चलिए मैं आगे देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा, है मॉसफेट का के रूप में उपयोग होता है? प्रतिरोधक के रूप में, स्विच के रूप में, धारा स्रोत के रूप में, या वोल्टेज के रूप में? जो क्वेश्चन नंबर 59 आप देख रहे हो ना, इसका यूज़ आप कैसे करोगे? एक स्विच के रूप में इसका यूज़ होता है। ठीक है, ओके सर, ओके, कर लेंगे। आप आगे बढ़ाओ। क्वेश्चन 60 है, निवेशी प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। निवेशी प्रतिरोध किस चीज़ का बहुत अधिक होता है भाई? अरे यार, निवेशी प्रतिरोध जो होता है ना, मॉसफेट का बहुत 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 ज़्यादा होता है। ठीक है, ओके सर। अच्छा, फिर से देखो, वही क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया। मैंने क्या बोला था कि अगर क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा, IGFET का पूरा नाम क्या है? जल्दी बताओ। इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, बिल्कुल सही बताया। ठीक है, ओके। अच्छा, क्वेश्चन 62 है, J फैट संस्तंभ होता है तब अक्षय परतें एक दूसरे के बहुत बहुत पास आ जाती हैं। यहाँ पे सी नंबर पे टिक लगा दो। लगा दिया सर। अच्छा, क्वेश्चन 63 चेक करें एक बार। मॉसफेट को कभी कभी कहा जाता है बहुत से गेट वाला फेट, गलत बात है। खुले गेट वाला फेट, गलत बात है। विद्युत रोधी FET, बिल्कुल सही बात है। इंसुलेटेड गेट भी बोला जाता है ना इसको, तो सिंपल सी बात है, सी नंबर पर आप टिक लगा दो। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपके पढ़े हुए होंगे पर दिमाग लगाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ना अच्छे से, फिर ऑप्शन
देखना और उसके बाद जो सही लगे टिक लगा देना। कौन सी आपकी माइनस मार्किंग हो रही है, सब पे टिक लगाना। आप 100 में से जो आपसे 75 क्वेश्चन पूछेगा सब पे टिक लगाना अच्छे से। क्वेश्चन 64 है हमारा, यदि VGS ऑफ बराबर माइनस के 10 वोल्ट तब VP का मान होगा 10 वोल्ट होगा। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, एक मॉसफेट का इनपुट प्रतिरोध का क्रम होता है। एक मॉसफेट जो होता है ना, उसका इनपुट रेसिस्टेंस जो होता है वो 100 मेगा ओम्स है और 10,000 10 की घात 4 मेगा ओम तक होता है। तो यहाँ पे आप डी का मान लगा दो 10 की घात 4 मेगा ओम तक। ठीक है, ये घात है 4। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन 66 है हमारा, अक्षय मॉसफेट के गेट पर धनात्मक विभव लगाने से ये कार्य करता है। ठीक है, संवर्धित मॉसफेट का। बी नंबर पे टिक लगा दो। अच्छा, क्वेश्चन 67 है हमारा, अभी कुछ 67 क्वेश्चन आए यार। जे फैट की निवेशी गेट धारा, जल्दी बताओ। जे फैट की निवेशी गेट धारा है कुछ माइक्रो एम्पियर में, कुछ नैनो एम्पियर में, या कुछ मिली एम्पियर में, या इनमें से कोई नहीं। जे फैट की निवेशी गेट धारा से क्या लग रहा है आपको, तो यहाँ पे ए नंबर पे टिक लगा दो, कुछ माइक्रो एम्पियर में। लगा दिया सर। अच्छा, क्वेश्चन 68 है, एक SCR को बंद किया जाता है एनोड विभव को शून्य करके या एनोड धारा को जीरो करके। दो ऑप्शन दे सकता है आपको, एनोड धारा को जीरो करके या एनोड विभव को शून्य करके। यहाँ पर ए का टिक लगा दो, एनोड विभव को शून्य करके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 69 है, H पैरामीटर का सही उपयोग होता है छोटे AC सिग्नल के लिए। बिल्कुल सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 70 है, एक सिलिकॉन यानी कि एक SCR परिपथ में चालन का कोण बढ़ाया जा सकता है एनोड वोल्टेज परिवर्तित करने से, गेट वोल्टेज परिवर्तित करने से। राइट ऑप्शन बी नंबर पे टिक लगाओ। क्वेश्चन नंबर 71 है, SCR यानी कि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर को सिलिकॉन का बनाते हैं, जर्मेनियम का नहीं, क्योंकि सिलिकॉन है कम क्षरण धारा वाला। ठीक है, क्योंकि सिलिकॉन क्या होता है, कम क्षरण धारा वाला होता है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 72 है, SCR बना होता है सिलिकॉन का, जर्मेनियम का, या ए और बी दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो SCR हमेशा सिलिकॉन का बना होता है, जर्मेनियम का नहीं बनाते, क्योंकि जर्मेनियम में जो करंट लॉस होता है वो ज़्यादा होता है। हटा उसको यार। SCR को बनाने के लिए आवश्यक है 2 ट्रांजिस्टर और 1 डायोड। ठीक है, तो 2 ट्रांजिस्टर। ठीक है, राइट। अच्छा, जब SCR का फायरिंग कोण बढ़ता है तो निर्गत बढ़ेगा घटेगा। जब भी SCR का फायरिंग कोण बढ़ेगा तो समझ जाना निर्गत क्या होगा, हमेशा घटेगा। थको मत यार, अभी तुम तो थक गए, अभी सही करके बैठो, नोट करो, क्वेश्चन को देखते रहो। ठीक है, ओके। क्वेश्चन 76 है हमारा, SCR में ऑन अवस्था को कहते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आया हुआ है पिछले साल एग्जाम पेपर में। ठीक है, SCR की फुल फॉर्म याद हो गई, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो SCR में ऑन अवस्था को कहते हैं फायरिंग, शूटिंग, ब्रेकडाउन या हंटिंग। तो भैया फायरिंग बोला जाता है। ठीक है, ध्यान देना, क्या बोलते हैं इसको, हम फायरिंग बोलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 77 है हमारा, ऑन स्थिति में SCR में विभव पतन होता, यानी कि ऑन स्थिति में SCR में विभव पतन होता है। कैसा होता है, बहुत अधिक होता है, बहुत कम होता है, या बहुत बहुत से कम और बहुत अधिक के बीच होता है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन बी नंबर पे टिक लगा दो, बहुत कम होता है। ठीक है, और यार ये जो है ना SCR हो गया, एक UJT हो गया, इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा, फेट ट्रांजिस्टर से भी ज़्यादा इनका यूज़ होता है। अच्छा, आगे देखते हैं। क्वेश्चन 78 है हमारा, क्वेश्चन 78 है, सिलिकॉन नियंत्रित दिष्टकारी में PN संध्या होती है। सिलिकॉन नियंत्रित दिष्टकारी यानी कि सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर में संध्या कितनी होती हैं, 3 होती हैं। ठीक है, टिक लगा दो, 3 पे लगा दिया सर। अच्छा, यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, यूनिपोलर यानी कि यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर की फुल फॉर्म है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, ए नंबर पे टिक लगा दो, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। ओके सर। क्वेश्चन 80 है, एक संधि ट्रांजिस्टर प्रयुक्त होते हैं आरी स्पंद उत्पन्न करने में, नुकीला स्पंद प्राप्त करने में, या स्विचिंग के रूप में। ऊपर सभी में आप इस एकल संधि ट्रांजिस्टर मतलब यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का आप यूज़ कर सकते हो, UJT का। अच्छा, ये बताओ, SCR को ऑन अवस्था से उप अवस्था में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गेट धारा को बदलना पड़ेगा। जैसे गेट धारा को चेंज करोगे तुरंत वो SCR को ऑन अवस्था से उप अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 है, SCR प्रयुक्त होता है रिले कंट्रोल में, हीटर कंट्रोल में, नियंत्रित शक्ति संभरण में, या उपयुक्त सभी में। तो ये जो होता है ना, वो पावर को कंट्रोल करने के काम में आता है, यानी कि नियंत्रित शक्ति संभरण में। ठीक है, ओके। अच्छा, UJT कितने टर्मिनल होते हैं, UJT में कितने टर्मिनल होते हैं, या UJT कितने टर्मिनल का होता है। तो UJT 3 टर्मिनल का होता है। ओके।
अच्छा क्वेश्चन 84 है हमारा, यार 3 होते हैं 4 होते हैं इसमें यूजेटी में, चलो देखते हैं अभी आगे। ऋणात्मक प्रतिबंध होता है यूजेटी में, बिल्कुल राइट ऑप्शन है भैया। यूजेटी से तो हर साल क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अच्छा यूजेटी का प्रतीक, हाँ 3 ही टर्मिनल होते हैं यूजेटी में। यूजेटी का प्रतीक है क्या है, जल्दी बताओ, बी नंबर पे टिक लगा दो। यूजेटी का प्रतीक है बी नंबर, ठीक है, देख के जाना एक बार बढ़िया करके। 2 बेस होते हैं, 1 एमीटर होता है। क्वेश्चन 86 है, एकल संधि ट्रांजिस्टर यूजेटी में आधारों की संख्या कितनी होती है बेटे, 2 होती है, क्योंकि बेस 1 एंड बेस 2, ठीक है। अच्छा ये बताओ क्वेश्चन 87 है, यूजेटी में दोनों आधारों B1 व B2 के बीच प्रतिरोध होता है। आप फंस गए, ये क्वेश्चन एग्जाम पेपर में रखा हुआ मिलेगा इसी साल 2025 में। कब है एग्जाम आपका, कल है, आज है, कल है एग्जाम आपका 29 में। तो यूजेटी में दोनों आधारों B1 व B2 के बीच प्रतिरोध होता है। और एक बात मैं बता दूं आपको, ठीक है, BSc 6 सेमेस्टर पेपर फर्स्ट, ठीक है, फिजिक्स का, वो मुझे भेज दो PDF बना के। इंस्टाग्राम ID है साने सर फर्स्ट डाल देना, आ जाएगी, ठीक है, यानी कि साने सर 1 कर देना, ठीक है। तो वहाँ पे मुझे PDF बना के भेज दो पेपर की, मैं आंसर की बना के डाल दूंगा, ठीक है। किसकी, BSc 6 सेमेस्टर फिजिक्स पेपर फर्स्ट की, क्योंकि कल ही आपका एग्जाम होगा। डाल दोगे ना, देखते हैं कौन करता है। ये यूजेटी में दोनों आधारों B1 में B2 के बीच प्रतिरोध होता है। डी नंबर पर टिक लगा दो, 5000 से 10,000 ओम, ठीक है, 5000 से 10,000 ओम। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन 88 है, यदि यूजेटी का उत्सर्जक खुला हो तब आधारों के बीच प्रतिरोध होगा। जब यूजेटी का उत्सर्जक खुला हो तब आधारों के बीच प्रतिरोध होगा, शून्य होगा, बहुत कम होगा, अनंत होगा या बहुत उच्च होगा। डी नंबर पे टिक लगा दो, बहुत उच्च होगा, ठीक है सर। अच्छा क्वेश्चन 89 है, यूजेटी की ऑन अवस्था में उत्सर्जक व आधार फर्स्ट के बीच प्रतिरोध शून्य होता है, अनंत होता है, घटता है, बढ़ता है। सी नंबर पे टिक लगाओ, हमेशा घटता है। क्वेश्चन 90 है, यूजेटी जब कार्यकारी होता है तब उत्सर्जक संधि होती है। उत्क्रम अभिनत, अग्र अभिनत, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर जब कार्यकारी होता है, कार्य करता हुआ होता है, तब उत्सर्जक संधि होती है अग्र अभिनत, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 91 है, यूजेटी में ऋणात्मक प्रतिरोध शिखर तक, ए नंबर है, शिखर तक लगातार होता है, वैली बिंदु पर खत्म हो जाता है, वैली बिंदु से शुरू होता है, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, वैली बिंदु से शुरू होता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 92 है, यूजेटी में VE जो होता है वो VP को कहते हैं, पिंच ऑफ वोल्टेज, फायरिंग विभव, संस्था विभव, या इनमें से कोई नहीं। फायरिंग विभव बोलते हैं, अधिकांश बच्चे पिंच ऑफ वोल्टेज पे लगाएंगे पर होता नहीं है, वो होता है फायरिंग विभव। क्वेश्चन नंबर 93 होता है, एक SCR के रूप में व्यवहार करता है, एक SCR के रूप में व्यवहार करता है। तो एक SCR एक दिश स्विच के रूप में व्यवहार करता है, ए नंबर पर टिक लगा दो। अच्छा क्वेश्चन नंबर 94 है, एक यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर के रूप में कार्य करता है, एक यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर के रूप में कार्य करता है डायोड ट्रांजिस्टर, डायोड और 2 प्रतिरोध, राइट, डायोड और 2 प्रतिरोध, ओके। क्वेश्चन 95 है, जब यूजेटी का उत्सर्जक लीड खुला होता है तो इसके 2 आधारों के बीच प्रतिरोध आमतौर पर होता है शून्य, अनंत, शून्य हो सकता है, अनंत हो सकता है, न्यूनतम या अधिकतम होता है। जब यूजेटी का उत्सर्जक खुला होता है ना, यानी कि उत्सर्जक लीड खुला होता है, तो इसके 2 आधारों के बीच प्रतिरोध आमतौर पर होता है, अधिकतम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 है, यूजेटी का आउटपुट इससे किया जा सकता है, यूजेटी का आउटपुट इससे किया जा सकता है, आधार फर्स्ट से किया जा सकता है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन 97 है हमारा, यूजेटी की उत्सर्जक विशेषताओं में ऋणात्मक प्रतिरोध का भाग जो है, ए नंबर है, कट ऑफ क्षेत्र में स्थित होता है, शीर्ष बिंदु तक जारी रहता है, या घाटी बिंदु तक पहुंचने तक रहता है, या मौजूद नहीं रहता। तो बी नंबर पे टिक लगा दो, शीर्ष बिंदु तक जारी रहता है, ठीक है, ओके सर। क्वेश्चन 98 है हमारा, एक यूजेटी में आंतरिक स्टैंड ऑफ अनुपात 0.6 है और इसके आधारों के बीच 10 वोल्ट लगाया जाता है, तो उत्सर्जक और आधार पर वोल्टेज क्या होगा, 6 वोल्ट होगा, ठीक है। पढ़ लेना क्वेश्चन को बढ़िया करके, क्वेश्चन आया हुआ है, कितना होगा, 6 वोल्ट होगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 99, ध्यान देना, एक सिलिकॉन यूजेटी में आधारों के बीच वोल्टेज 10 वोल्ट है, वह स्टैंड ऑफ अनुपात 0.6 है, तो उत्सर्जक आधार वोल्टेज होगा 6.0 वोल्ट, ठीक है। तो 6.0 वोल्ट, पॉइंट हटाओगे बटे में 10, तो 6.0 वोल्ट होगा। सी नंबर इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 100 है, क्वेश्चन नंबर 100 है, एक यूजेटी के लिए VB 20 वोल्ट है, वह ईटा का मान 0.6 है, तब 0.6 है, तब स्टैंड ऑफ वोल्टेज व शिखर बिंदु वोल्टेज होगा।
ए नंबर पे टिक लगा दो 12 वोल्ट, 12.7 वोल्ट हल करा हुआ है, आप हल भी कर सकते हो। ठीक है, तो कुल हमारे कितने क्वेश्चन हो गए भाई? 100 हमारे क्वेश्चन यहाँ पर पूरे हो जाते हैं। और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में फंस जाए। एक खास बात मैं आपको और बता दूं, इसके साथ साथ में आपको अपने मॉडल का कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आप यूनिट 1 से यूनिट 8 तक सारे क्वेश्चन पढ़ो। ये यूनिट 4 तक के मैंने सारा क्वेश्चन करवा दिए। अब पार्ट 2 में यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं यूनिट 5 से यानी कि यूनिट 5 से और यूनिट 8 तक के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाल दूंगा, आप देख लेना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।